नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम है बहुत ही जल्द होने वाला है, जिसके संबंध में आज हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस में बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में। ठीक है ना, वर्ल्ड जियोग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चंस लेंगे जो अभी तक एग्जाम में पूछे भी गए हैं और जो बार बार रिपीटेड भी होते हैं। ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम लोग आज शुरुआत करेंगे। और एक चीज बता दूं कि जो वर्ल्ड जियोग्राफी हो गया या कोई भी जीएस का पार्ट हो गया, बहुत बड़ा है और इतना यूपी पुलिस या किसी भी वनडे एग्जाम में उतना महत्व नहीं रखता। ठीक, तो क्या करना क्या है, जैसे वर्ल्ड जियोग्राफी में मैं आज एक क्लास लूंगा 50 क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है कि इसी के आसपास के क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। चैप्टर वाइज तैयार करो या प्रैक्टिस में तैयार करो, जैसे भी तैयार करो, तो मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आज के हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है पहला प्रश्न, पढ़ना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है? अब देखिए यहां पे क्या है, यहां बोला गया है कि अफ्रीकी देशों में, मतलब अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। और आपको पता है कि 7 महाद्वीप हैं, महाद्वीपों की संख्या 7 है। इन 7 महाद्वीपों में आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कौन सी प्रमुख नदी है, कौन से प्रमुख झरने हैं, कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं, कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं, कौन से प्रमुख वहाँ के ज्वालामुखी हैं, कौन से प्रमुख वहाँ के घास के मैदान हैं, उसके आसपास कौन से प्रमुख जल संधियां हैं। ये सब आप पता कर लोगे तो आपका 80% जियोग्राफी कवर हो जाएगा। वर्ल्ड जियोग्राफी 80% कवर हो जाएगा। इसके अलावा वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जैसे ये वाला प्रश्न है कि अफ्रीकी देशों में क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है अल्जीरिया, इसमें क्षेत्रफल में। लेकिन अगर यहीं पर बोल देता जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है भैया, जनसंख्या में, तो जनसंख्या में हम लोग करते नाइजीरिया। क्या करते, नाइजीरिया। अच्छा, सबसे छोटा अगर पूछ लेता अफ्रीका में सबसे छोटा तो हम करते सेशल्स। क्या करते, सेशल्स। ठीक है ना, एक तरीके से ये आपका स्टैटिक पार्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने भारत, अगर इंडियन ज्योग्राफी आपने पढ़ा है, भारत में आपने पढ़ा होगा ज्वालामुखी कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। एक आपका नारकोंडम है, नारकोंडम, और एक आपका बैरम है, बैरम। ये दोनों आपके कहाँ हैं, इंडिया में है, और वो भी अंडमान निकोबार में है। कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। ठीक, क्लियर। विश्व के तमाम ज्वालामुखी हैं, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, सबसे बड़ा प्रसुप्त ज्वालामुखी, तमाम पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ बोला गया है अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय। अब अंटार्कटिका का मतलब है, अंटार्कटिका कहाँ है, सबसे दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा है ये, दक्षिणी ध्रुव। और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट एरेबस, माउंट एरेबस। क्लियर हो गया, सबसे दक्षिणतम। अच्छा, ऐसे पूछ ले कि विश्व का सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी कौन सा है, विश्व का सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी, तो आप क्या बताओगे, तो भी आप माउंट एरेबस ही बताओगे। क्यों, क्योंकि अंटार्कटिका क्या है, दक्षिणी ध्रुव पर तो है। क्लियर। माउंट एटना की बात कर लें तो माउंट एटना आपका इटली में है, इटली के सिसिली द्वीप पे है। कोटोपैक्सी की बात कर लेंगे तो ये इक्वाडोर में है, इक्वाडोर। और अगर माउंट मेरापी की बात कर लें तो ये आपका इंडोनेशिया में है। कहाँ है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में तमाम द्वीप है, तमाम ज्वालामुखी। ठीक, नेक्स्ट। भूकंप की तीव्रता नापने वाला पैमाना है, तो भूकंप की तीव्रता नापने वाला पैमाना कौन सा है, यह पूछा गया है। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना है रिक्टर पैमाना। कौन सा पैमाना है, रिक्टर पैमाना। ठीक, और ये भूकंप का जो ग्राफ किसमें तैयार होता है, तो वो होता है सिस्मोग्राफ में। सिस्मोग्राफ आ जाए, रिक्टर पैमाना आ जाए, रिक्टर आ जाए, तो ये दोनों भूकंप से संबंधित शब्द हैं। क्लियर। नेक्स्ट, कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? कैप्टन जेम्स कुक या जेम्स कुक बोल दिया जाता है, तो इन्होंने किसकी खोज की थी? तो
कैप्टन जेम्स कुक ने याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। इसकी खोज की थी ऑस्ट्रेलिया की। ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जाम में, और ये सभी आपके यूपीपी में आए हुए क्वेश्चन है। कोई यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ है, कोई एसआई में आया हुआ है, कोई यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर में आया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन यूपी में आए हुए क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? अगर आपको अक्षांश, समझिएगा, अगर आपको अक्षांश, देशांतर, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं और ग्लोब, अगर इसकी नॉलेज है तो आपको ये सब टाइप के जितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं आपको सिर्फ 0.1 सेकेंड लगने वाला है सॉल्व करने में। देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है कोई ठंडा मौसम नहीं है। अगर हम विश्व की बात करेंगे तो मान लो ये जैसे विश्व है, ये ग्लोब है, ठीक है, और आपको पता है कि ये बीच में आपकी 0 डिग्री है, ये आपकी 23.5 डिग्री है, और ये आपकी 23.5 डिग्री है। ये आपका कर्क रेखा है, ये आपका मकर रेखा है, और ये आपका विषुवत रेखा है। क्या है भैया? विषुवत रेखा। अब समझिए, बोला गया है कोई ठंडा मौसम नहीं है। अगर कोई ठंडा मौसम नहीं है, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ये ऑस्ट्रेलिया ये नीचे चला जाता है, इधर साइड, नीचे साइड चला जाता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में एक घास का मैदान है, इसको डाउन्स बोला जाता है। वो क्या है? शीतोष्ण है, मतलब ठंडा है। तो ठंडा मौसम तो है यहाँ पर, तो सी तो नहीं हो सकता। एशिया की बात करेंगे तो भैया एशिया में तो रूस आता है, तो बहुत ही ठंडा है। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात कर लेंगे तो दक्षिण अफ्रीका आपका थोड़ा सा इधर है। अगर ऐसे आप मैं मैप बनाऊं यहीं पर, तो दक्षिण अफ्रीका, ये रहा दक्षिण अफ्रीका, ये वाला पार्ट जो कि आप देख रहे हो 23.5 डिग्री के नीचे है। तो इसका मतलब है ये क्या है? ये भी आपका शीतोष्ण चला जाता है। तो इसका मतलब यहाँ भी ठंडी होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अफ्रीका आपका जितना भी है, ये आप देख रहे हो, ये पूरा पार्ट, इसको छोड़कर ये पूरा पार्ट ऊपर के 23.5 से नीचे के 23.5 के बीच में है, और इन दोनों के बीच में जो भी चीजें आएंगी वो हमेशा गर्म रहेंगी, ठंडी नहीं रहेंगी। तो ये क्या है? यहाँ पर ठंडा मौसम नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर हो गई चीजें? बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अंटार्कटिका, अभी हम लोगों ने देखा था अंटार्कटिका में अभी हम लोगों ने देखा था एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी देखा था हम लोगों ने, जिसका नाम था माउंट इरेबस। क्या नाम था? माउंट इरेबस। लेकिन हमसे ज्वालामुखी नहीं पूछा, हमसे बोला है सबसे ऊंचा शिखर या सबसे ऊंचा पर्वत बताइए। तो याद रखना है कि अंटार्कटिका को, मान लो ये अंटार्कटिका मैप, मान लो, ठीक है, मान लो ये मैप है, तो यहां से बीचों बीच से एक पर्वत रेखा है। ये क्या है? एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम है क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी। क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी। अब आपसे पूछ ले कि अंटार्कटिका को 2 बराबर भागों में बांटने वाली पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? तो क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी। अंटार्कटिका के बीचों बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी। क्लियर हो गया? इसी पर्वत श्रेणी में यहाँ पर एक तो पर्वत है, ये तो एक पर्वत श्रृंखला है, लंबी है, और यहाँ पे इसका सबसे ऊंचा पर्वत है, यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है माउंट विंसन मैसिव। माउंट विंसन मैसिव। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताओ क्लियर हो गया कि नहीं? अंटार्कटिका में एकमात्र ज्वालामुखी है माउंट एरेबस, जो बीच में पर्वत श्रेणी है वो है क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी, और क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी में ही सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट विंसन मैसिव अंटार्कटिका का। क्लियर है? नेक्स्ट, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? हिंद महासागर। अब देखो मैंने बताया ये सब चीजें, अब आपको मैप और ग्लोब अगर आपको पता है तो आपको ये क्वेश्चन 0.01 या 2 सेकेंड लगने वाले हैं सॉल्व करने में। अब आया भूमध्य सागर और फिर हिंद महासागर। अगर मैं फिर से ग्लोब बनाऊं और एक चीज बताऊं कि मान लो जैसे ये भारत है, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ है आपका अरब सागर।
अरब सागर भी तो हिंद महासागर ही का हिस्सा है, हिंद महासागर का हिस्सा है। और यहां से हम लोग चलेंगे हिंद महासागर से, तो यहां पड़ेगा हमें कहीं भूमध्य सागर। क्या पड़ेगा? भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर। और ये बीच में हमें पड़ेगा, क्या पड़ेगा? छोटा छोटा है लाल सागर। क्या पड़ेगा? लाल सागर। इसके बीच में एक नहर है। क्या है? नहर है। तो वो नहर है सुएज नहर। ऑप्शन ए इज द राइट। कौन सी है? सुएज नहर। अब आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि लाल सागर, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो सुएज नहर। ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, लेकिन सिंगल समझो, मैं आपको जितनी भी नहरें हैं, विश्व की नहरें, अलग से मैं वीडियो में करा दूंगा। ठीक है ना, मैं अलग से एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी विश्व की झीलें होंगी, और एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें विश्व की नदियां होंगी। ठीक है ना, ये केवल प्रैक्टिस के तौर पर मिक्स क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से करो। क्लियर है? अगला देखेंगे, किम्बरले हीरे की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है? किम्बरले हीरे की खदान कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो याद रखना है, किम्बरले जो हीरे की खदान है ये स्थित है भैया आपका अफ्रीका में। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। ऑप्शन डी इज द राइट। अब समझो कंफ्यूजन कहाँ होती है विश्व वाले पोर्शन में। ये तो किम्बरले की खान है। अब आपसे पूछ ले अगर किम्बरले, किम्बरले पठार कहाँ पे स्थित है? किम्बरले पठार, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। समझ रहे हो मेरी बात? कि आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि किम्बरले का पठार पूछा गया है कि खाने पूछी गई हैं। किम्बरले की खान आपका अफ्रीका में है और किम्बरले का पठार आपका ऑस्ट्रेलिया में है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? और ये यूपी कांस्टेबल 18 में ही पूछा गया प्रश्न है कि किस देश को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो सिलोन किसको कहते थे? सिलोन कहते थे भैया श्रीलंका को। श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था। सिलोन के बाद इसका नाम लंका पड़ा, और लंका में फिर बाद में इसमें श्री जोड़ा गया, तो वो हो गया श्रीलंका। तो सिलोन का नाम एक अन्य नाम है, सॉरी, श्रीलंका का एक अन्य नाम है सिलोन। बाकी श्रीलंका तो रामायण के जमाने से ही चली आ रही है ना, जानते ही हैं आप लोग। चलो अगला देखें, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? ये भी यूपीपी में ही पूछा गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस होती है भैया आपकी नाइट्रोजन। कौन सी होती है? नाइट्रोजन, लगभग 78%। सेकेंड नंबर पे होती है आपकी ऑक्सीजन, लगभग 21%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%। ठीक है, तो बाकी ये हाइड्रोजन वगैरह अन्य में चली जाती है। ठीक, तो आपको याद रखना है सबसे अधिक गैसें नाइट्रोजन वाली पाई जाती है। नेक्स्ट, अगला है गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा क्या है? सब्जी के नाम है, मरुस्थल है, चक्रवाती तूफान है, शीतोष्ण घास के मैदान है। ये भी कांस्टेबल में पूछा गया है, और ये वनडे एग्जाम लायक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है और कन्फ्यूजन हो जानी है। तो भैया सब्जी का नाम नहीं है, ये चक्रवाती तूफान भी नहीं है। अभी मरुस्थल है कि घास के मैदान है? तो भैया ये घास के मैदान भी नहीं है, ये क्या है? मरुस्थल है। क्या भैया? मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल आपका चीन में है, कालाहारी आपका अफ्रीका में है, अटाकामा आपका चिली अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में है, चिली अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में है, सहारा आपका अफ्रीका में है, सहारा आपका उत्तरी अफ्रीका में है, और कालाहारी आपका खासकर दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक, कंफ्यूजन मत होना, ये दक्षिण अफ्रीका कर लो और ये अफ्रीका कर लो। क्लियर है? तो ये क्या है? प्रमुख मरुस्थल है। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, नर्मदा, महानदी, कावेरी डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा क्या होता है? तो देखो क्या होता है कि जब नदियां कहीं पर अंतिम रूप से गिरती हैं तो वो अपने अवसाद लाती हैं साथ में, और उन अवसादों के कारण नदियां जब गिरती हैं तो आकार उनका क्या हो जाता है? तिकोना हो जाता है, इस प्रकार का। बस इसी को डेल्टा बोलते हैं। आपने फिजिक्स में भी डेल्टा पढ़ा होगा, डेल्टा इसी को ऐसे तो लिखते हो, डेल्टा डिनोट करते हो फिजिक्स में। ठीक है, तो बाकी आपको नहीं जानना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना जानना है कि क्या पूछा गया है प्रश्न में
कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज याद रखना है, यह है भारत। भारत के पश्चिम में कुछ नदियां गिरती हैं और ज्यादातर नदियां पूर्व में गिरती हैं। तो जो पूर्व में गिर रही हैं वो बना रही हैं डेल्टा, और जो पश्चिम में गिर रही हैं वो बनाती हैं एस्चुअरी। क्या बनाती हैं? एस्चुअरी। ये केवल अभी आपको रटना है, पढ़ना है, ठीक है ना। जब मैं आपको नदी वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो इसमें बताऊंगा डिटेल्ड में। जब पूर्व में गिरती हैं वो डेल्टा है, जब पश्चिम में गिरती हैं वो एस्चुअरी है। तो डेल्टा नहीं बनाती, तो गंगा तो बंगाली खाड़ी में गिर रही है, मतलब पूर्व में गिर रही है, तो ये डेल्टा बनाएगी, हटा दो। महानदी आपका उड़ीसा से होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर रही है, ये भी डेल्टा बनाएगी, हटा दो। कावेरी नदी आपका कर्नाटक के कुर्ग से होते हुए कराईकाल के निकट तमिलनाडु से होते हुए बंगाली खाड़ी में गिरती है, तो ये भी डेल्टा बनाएगी, हटा दो। नर्मदा नदी आपका अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में, पश्चिम में, तो ये एस्चुअरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। इसका मतलब है ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? अब मैंने आपको बताया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। ये विश्व है, इसमें आपका ये बीच में क्या है? 0 डिग्री है, बीच में क्या है? 0 डिग्री है। उसके ऊपर आपका क्या है? 23.5 डिग्री है, और नीचे आपका क्या है? 23.5 डिग्री है। इतना तो आपको पता ही है, ठीक। इन्हीं के बीच का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इन्हीं के बीच को क्या, क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंध क्षेत्र बोला जाता है। भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक बिल्कुल नहीं, भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक बिल्कुल नहीं, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य बिल्कुल सही। ये ऊपर कर्क रेखा है, ये नीचे मकर रेखा है, इसके बीच का क्षेत्र क्या है? उष्णकटिबंधीय है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में आपसे अभी क्या पूछा था कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, और इसमें पूछा है ऑक्सीजन की मात्रा, तो आपसे मात्रा भी पूछी जा सकती है। कितनी है? 21%, ऑप्शन बी इज द राइट। और 78% आपका नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? कांस्टेबल में आया हुआ है भैया, कौन सा ग्रह नहीं है? शनि, सूर्य, बृहस्पति, बुध। तो देखिए, अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो ग्रहों की संख्या 8 है, पहले 9 थी लेकिन एक घट गया है, प्लूटो, ठीक है, उसको क्षुद्र ग्रह बोल दिया गया है। और ग्रह नहीं है तो सूर्य ग्रह नहीं है, क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है? एक तारा है, एक स्टार है। क्या है? सूर्य क्या है? एक तारा है। क्लियर? नेक्स्ट, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है या नष्ट करती है, ऐसा बोल दो। तो ध्यान रखना है कि ओजोन परत जो वायुमंडल में है, ये आपका पृथ्वी है मान लो, तो इसके ऊपर क्या है? ओजोन लेयर है। समताप मंडल में, किस मंडल में है? समताप मंडल में ओजोन लेयर है। इस ओजोन लेयर को हानि कौन पहुंचा रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए इज द राइट, ठीक, CFC बोल दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ओजोन के लिए सबसे हानिकारक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, बर्लिन इस देश की राजधानी है। बर्लिन, राजधानी से भी प्रश्न आते हैं आपके, राजधानी से भी प्रश्न आते हैं, मुद्राओं से भी प्रश्न आते हैं। इनको बिल्कुल रटने की कोशिश मत करना कि आप एक दिन में 100 देशों की राजधानी रट लो या 150 देशों की मुद्राएं रट लो, बिल्कुल नहीं। आप केवल PYQ अच्छे से रट लो, उसी में से प्रश्न आएगा। बर्लिन इस देश की राजधानी, बर्लिन की राजधानी किस देश की राजधानी है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ठीक है ना। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। अब बर्लिन, ध्यान रखना, एक प्रश्न पूछा गया था, बर्लिन किस नदी के तट पे है? तो बर्लिन आपका स्प्री नदी के तट पर स्थित है, तट पर है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? महासागर कितने हैं? महासागर 5 हैं, लेकिन सबसे बड़ा महासागर बताना है। दूसरी चीज, सबसे बड़ा तो बताना ही है, लेकिन आपका क्या है? पूरा का पूरा महासागर इंग्लिश वर्जन में दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है, और लिखा किस में है? देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है। तो आपको ऐसे भी ध्यान रखना है, आपको कुछ इंग्लिश वर्ड आएंगे लेकिन वो हिंदी में लिखे होंगे, ठीक। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, ये हमको पता है, प्रशांत महासागर। लेकिन अगर इंग्लिश में नहीं पता है तो हम लोग डूब जाएंगे। तो भाई, प्रशांत महासागर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैसिफिक ओशन। क्या बोलते हैं? पैसिफिक
ओशन। ऑप्शन बी इज द राइट। ये आपका अंटार्कटिका है, ये अटलांटिक है, और ये आपका इंडियन मतलब हिंद महासागर। ठीक है, नेक्स्ट, आल्प्स पर्वत कहाँ से देखा जा सकता है? आल्प्स पर्वत कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया है। तो आल्प्स पर्वत आपका एक जगह नहीं है कि एक देश पे हो, कई देशों में है। जैसे आपका जर्मनी में भी है, आपका स्विट्जरलैंड में भी है, फ्रांस में भी है, ऑस्ट्रिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक, तो इन सब जगह पे क्या है, आल्प्स पर्वत फैला हुआ है। लेकिन सबसे अधिक आल्प्स पर्वत आपका है स्विट्जरलैंड में, सबसे अधिक। तो ऑप्शन सी इज द राइट। और आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी पूछ ले कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताओगे माउंट ब्लैंक, या बताओगे माउंट ब्लैंक। क्लियर, नेक्स्ट, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड मिलकर कहलाते हैं। जब आपको मैं यूरोप बताऊंगा अलग से, तो यूरोप का अभी आप केवल मैप देख लेना। उस मैप में आप देखोगे ऊपर साइड कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं, इस प्रकार से बने हुए हैं, इस प्रकार से मैप में सबसे ऊपर बना हुआ है। कहाँ? यूरोप में। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये क्या है? नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। डेनमार्क आपका थोड़ा सा नीचे है, आइसलैंड आपका इधर साइड है। ठीक है, इन सब देशों को बोला जाता है स्कैंडिनेवियाई देश। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से स्कैंडिनेवियाई देश में कौन नहीं आता है, तो ये सभी आते हैं। और देखो, यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया प्रश्न है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो स्कैंडिनेवियाई देश में कौन कौन आते हैं, तो ये सभी आते हैं। अब आपसे पूछ ले स्कैंडिनेवियाई पर्वत कहाँ फैला हुआ है, भाई यहीं फैला होगा, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु भी है, प्रतीक भी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर, नेक्स्ट, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? अलग से, मैं बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा केवल और केवल झीलों के लिए। विश्व की झीलें, फिर विश्व के जो नदियां हैं, विश्व के मरुस्थल हैं, विश्व के जो आपके जल संधियां हैं, कैसे याद कर सकते हो, कैसे ट्रिक से याद कर सकते हो, वो सभी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा गया है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, और ये आपका रूस में है। दूसरे नंबर की, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आप बताओगे टंगनिका झील है। टंगनिका झील, ये भी आया हुआ प्रश्न है, इसी वजह से बता रहा हूं। कहां पे है ये आपका अफ्रीका में है। क्लियर, नेक्स्ट, तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है? तीस्ता नदी जल विवाद आपको पता है, सिक्किम की जीवन रेखा तीस्ता नदी को बोला जाता है, और तीस्ता नदी भारत में बहते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, और भारत और बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी जल विवाद मौजूद है। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर, नेक्स्ट, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? केपलर का ग्रह गति नियम आपने पढ़ा होगा। तीसरा नियम कहता है टी स्क्वायर समानुपाते आर क्यूब। टी मतलब समय, आर मतलब दूरी। दूरी जितनी बढ़ाओगे समय उतना लगेगा। इसका मतलब है जी, अगर सूर्य है, क्या है, सन, और सभी ग्रह छोटे छोटे बने हुए हैं, सभी ग्रह ये हैं, तो जाहिर सी बात है ये ग्रह तो तुरंत ही घूम जाएगा, इस ग्रह को थोड़ा और टाइम लगेगा, इस ग्रह को थोड़ा और टाइम लगेगा, इस ग्रह को थोड़ा और लगेगा, और सबसे अधिक टाइम इसको लगेगा क्योंकि इसकी दूरी अधिक है, और जब दूरी अधिक है तो इसको घूमने में भी बहुत टाइम लगेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछूं कि सूर्य से लगे हुए ग्रहों का क्रम बताओ, ये आपको अच्छे से रटना पड़ेगा। तो याद रखना है, सबसे अंतिम ग्रह जो है वो आपका है वरुण। कौन सा है? वरुण। ऑप्शन सी इज द राइट। आपका है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 8 हो गए। वरुण सबसे लास्ट में वरुण है, तो वरुण को ही सबसे अधिक समय लगेगा घूमने में, तो ऑप्शन सी इज द राइट। सबसे कम समय बुध को लगेगा क्योंकि ये सूर्य के बहुत नजदीक है, तुरंत ही घूम जाएगा। ठीक, समझ में आ रही है बातें? बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि दिमाग में चढ़ जाए। आगे देखेंगे, ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून किसको कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, तो उसी को ब्लू मून कहते हैं। एक ही महीने में
दो पूर्णिमा होती है उसी को ब्लू मून कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट। सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट। दो ग्रहों जिनके उपग्रह नहीं है वे हैं। ऐसे कितने ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? तो वो दो हैं। कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र। ऑप्शन सी इज द राइट। बाकी सभी के कुछ ना कुछ उपग्रह मौजूद है। ठीक है, लेकिन बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है। पृथ्वी से निकटतम सबसे ग्रह कौन सा है? तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका सूर्य है। उसके बाद है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और लास्ट में वरुण। ये आपको समझ में आ गया? ये क्रम अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब दिख रहा होगा। अब आपसे बोला है पृथ्वी के निकटतम, ये रहा पृथ्वी। तो पृथ्वी के निकटतम शुक्र है कि पृथ्वी के निकटतम मंगल है? कंफ्यूजन हो जाएगी। और शुक्र और मंगल दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो ध्यान रखना पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन। शुक्र को ही बोलते हैं भोर का तारा, शुक्र को ही बोलते हैं सांझ का तारा, शुक्र को बोलते हैं सबसे चमकीला ग्रह, और शुक्र को ही सबसे गर्म ग्रह बोला जाता है, सबसे गर्म ग्रह। भैया बुध सबसे नजदीक है सूर्य के, तो बुध सबसे गर्म होना चाहिए, शुक्र नहीं होना चाहिए? नहीं, शुक्र इस वजह से गर्म है क्योंकि शुक्र में सबसे अधिक क्या पाई जा रही? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जा रही है, जो सोख लेती है, ऊष्मा को सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है। इस वजह से अत्यधिक समय में गर्म बना रहता है। बुध क्या है? बुध सूर्य की तरफ आता है तो गर्म हो जाता है, अब पीछे साइड इसका ठंडा हो जाता है, फिर घूम के सूर्य की तरफ आता है जो मुंह, वो गर्म हो जाता है, और पीछे साइड जो रहता है मुंह, वो ठंडा हो जाता है। लेकिन शुक्र क्या है? पूरा का पूरा गर्मी रहता है, इस वजह से सबसे गर्म ग्रह भी इसी को बोला जाता है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र है। क्लियर है? नेक्स्ट। किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको बताने के लिए एक मुझे पेज लेना पड़ेगा और इस पर मैं बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। समझिए, ये मान लीजिए ग्लोब है, इस पे आपका ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा। एक पॉइंट इस पे बना दिया, एक पॉइंट इस पे, दो पॉइंट बीच में और एक पॉइंट था। ये आपका, मैं डेट लिख देता हूं, ये है आपका 21 जून, ये है आपका 22 दिसंबर, ये है आपका 21 मार्च, ये है आपका 23 सितंबर। अब आपसे पूछा जाएगा 21 जून, 21 जून को बोला जाता है ग्रीष्म आयनात, 22 दिसंबर को शीत आयनात, इसको बोला जाता है वसंत विषुव, वसंत विषुव, और 23 सितंबर को बोला जाता है शरद विषुव। ये आपसे हजारों बार डेटें पूछी जाती हैं, पेट वाले एग्जाम में तक पूछी गई है कि 21 जून की तारीख को क्या बोला जाता है? ग्रीष्म विषुव, शीत विषुव, शरद विषुव, ग्रीष्म वसंत विषुव। तो ये पहले तो चारों डेटें याद कर लेनी है। अब ये है क्या? सूर्य इन्हीं के बीच में लंबवत चमकता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो 21 जून। आपसे पूछा जाएगा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। आपसे पूछा जाएगा कि भूमध्य रेखा पर सूर्य कब लंबवत चमकता है, या भूमध्य रेखा पर सूर्य कब लंबवत चमकता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। दूसरी चीज, भूमध्य रेखा पर सूर्य या भूमध्य रेखा पर दिन रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब उल्टा अगर पूछ ले, जैसे मैंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून, अगर पूछ ले उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तो 22 दिसंबर बता देना। अगर पूछ ले दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर। लेकिन अगर पूछ ले दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तो 21 जून बता देना। कुल मिला के दोनों का इन्वर्स कर देना, उल्टा कर देना। वही अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्या पूछा गया है? दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होती है, रात की लंबाई सबसे अधिक होती है पूछा गया है।
तो क्या हो जाएगा, 21 जून हो जाएगा। मतलब समझे, 21 जून। इसका मतलब है रात की लंबाई अधिक, इसका मतलब है दिन छोटा, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून। लेकिन अगर बोलता रात छोटी, इसका मतलब है दिन बड़ा, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। है ना दिमाग वाला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और दिमाग वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान रखना है अच्छे से। नेक्स्ट, निम्नलिखित तिथियों में किसमें दोपहर को आपकी छाया या शैडो सबसे छोटी दिखेगी? तो ये बताओ, अगर मान लो ये कोई बंदा खड़ा हुआ है, ये कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक, समझना अच्छे से। ये इधर साइड सूर्य है, ये सूर्य है। सूर्य की जब किरणें पड़ेंगी इसके ऊपर, तो इसकी छाया इस प्रकार कुछ बनेगी, इस प्रकार कुछ बनेगी छाया, इसकी लेटी हुई छाया बनेगी, पूरी पूरी छाया बनेगी। लेकिन वही एक लड़का इधर खड़ा हुआ है और सूर्य ऊपर है, सूर्य एकदम ऊपर है, खोपड़ी में है, तो इसकी छाया कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी। तो ऐसे कुछ बन जाएगी, छोटी सी छाया बन जाएगी। तो ये छोटी है, ये छोटी है, तो भाई ये वाली छोटी है। इसका मतलब है सूर्य जब सर में आ जाएगा बिल्कुल, तब जो है छाया क्या बनेगी, सबसे छोटी बनेगी। अब सर में कब आएगा, जब लंबवत होगा, सूर्य लंबवत होगा। और सूर्य लंबवत कब होगा, ये चारों डेटे याद कर लो, यहीं पर लंबवत होगा। तो बस 21 जून दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज द राइट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ग्रहों के बारे में कौन सा सही है? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं है, ये प्रकाशमान होते हैं फिर भी चमकते हैं, प्रकाशमान होते हुए चमकते हैं, ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं है, ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी हैं। देखो, ग्रहों में कोई लाइट तो होती नहीं है, लाइट आ जाएगी तो वो चमकेंगे, वो सूर्य और चंद्रमा की रोशनी से ही चमकते हैं। तो ये अप्रकाशवान होते हैं, लेकिन चमकते तो है ना। यहां से अगर आप कोई भी ग्रह देखो टेलीस्कोप से दिखेगा, क्यों, क्योंकि वो चमक रहा है। तो क्या वो चमक रहा है, इसका मतलब वहां लाइट लगी है? लाइट नहीं लगी है, वहां या तो सूर्य की मदद से चमक रहा है या चंद्रमा की मदद से चमक रहा है। इसका मतलब है वह अप्रकाशवान है लेकिन चमकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर हो गया, अप्रकाशवान है, उनमें कोई प्रकाश नहीं है लेकिन चमकते हैं, ये बात सही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ क्लियर है? तो इसका मतलब है वर्ल्ड जियोग्राफी में जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, आपको बहुत ही मजा आ गई होगी नए नए प्रकार के क्वेश्चन देखकर। और ये यूपी पुलिस के लायक क्वेश्चन है, ये मत समझ लेना बहुत हाई फाई क्वेश्चन है या बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है। यूपी पुलिस लायक कंटेंट है और बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, आपको मजा आ गया होगा करने में। अब इसी प्रकार से मैं आपको रेगुलर कराऊंगा। चैनल पर नए हैं आप सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना मेरे दोस्तों में, और कमेंट में बता दिया करो कि वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन और बढ़ाए जाए, कम किए जाए, लेवल बढ़ाया जाए, कम किया जाए, ये जरूर बता दिया करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।